बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी, हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, ख़बरें भी होंगी, हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि हम इस सेगमेंट को शामिल करते हैं 11:05 पर। अलबत्ता अगर ख़बरों की बात की जाए तो मेरे ख्याल से खबर ये लिखी है जी, आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। अब बड़ा रिलीफ क्या है वो आगे चल के ज़रूर आपको बताएंगे, कितना बड़ा रिलीफ दिया गया आवाम को। कान इधर से पकड़ ले इधर से पकड़ ले, बात एक ही है, लेकिन आज आपको तसल्लियाँ भी मिलेंगी और उम्मीदें भी दिलवाई जाएंगी। सो हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ जिससे मेरा इख्तिलाफ है, ये खबर है। खैर, पेट्रोल 8 रुपये, डीजल 5 रुपये सस्ता। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, पीटीआई के साबिक अरकान समेत 25 रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। लेडी वेलिंगटन अस्पताल 300 बेड्स और ओपीडी बनेगी, वजीर आला ने 90 रोज की डेडलाइन दे दी। और पुलिस ने इत्तला मिलने पर सिर्फ 7 मिनट में रिस्पांस किया। 9 मई को जलाओ घेराव का मामला भी डिस्कस करेंगे। खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्राना जो है आपकी नेमतों में इजाफा करता है। हमेशा जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला खुद कहता है मैं आपकी नेमतों में इजाफा करूंगा। सो आज हम पहली खबर डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि अवाम तो कह रही है कि ये रिलीफ कोई रिलीफ नहीं है, यहाँ पे मौजूद लोगों का क्या ख्याल है वो भी आपको बताएंगे। खबर ये है कि जी आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जी। 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है और डीजल 5 रुपये। इसके साथ ही मैं अगर खबर ऐड कर लूँ तो वो ये भी बताया जा रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है। सो कितना बड़ा रिलीफ है आमिर भाई? हाँ, अच्छा रिलीफ है। ये 15 दिनों के अंदर 20 रुपये का रिलीफ पेट्रोल के अंदर। मैं इसको नहीं समझ रहा था कि ये मिलेगा हमें, और अभी 82 से 62 रुपये आ गया पेट्रोल, क्योंकि 15 दिन पहले ही 12 रुपये कम हुआ था। 15 दिन के बाद 8 रुपये कम हो गया और 20 रुपये का रिलीफ है, तो ये बड़ा रिलीफ कहलाएगा। अब आवाम जो है वो खुश क्यों नहीं है, तो बहुत सारे नाशुक्रों को तो मैं खुद भी जानता हूँ पर्सनली, जो अल्लाह से भी शुक्र अदा नहीं करते हैं और न शुक्रे रखते हैं। वो अल्लाह ने इसको दे दिया मुझे नहीं दिया, इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, इस तरह के न शुक्रे आप किसी दौर में खुश नहीं देखेंगे। वो इसी तरह से अल्लाह ताला ने तो शायद भी कह रही थी मैं नहीं खुश। अल्लाह ताला मेरी दुआ है उनको हिदायत दें। लेकिन ये 20 रुपये की कमी, कल 5 रुपये की, जब मैं शाम में निकल रहा था अपना बैग उठा के, तो शाहिद साहब यहाँ कह रहे थे कि ये देखें जी 5 रुपये कम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, 5 रुपये कम ही कर रहे हैं ना, इस पर हमें खुश होना चाहिए। लेकिन रात जब खबर आई, मैंने जैन का वो देखा ट्विटर अकाउंट, तो उसमें 8 रुपये की कमी थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 8 रुपये कम हो गए। मैंने फौरी हिसाब लगाया, 12 रुपये 15 दिन पहले कम हुए थे। बिजली महंगी हुई है, ये 8 रुपये उस पर भी आता, उस पर भी आता। तो 12 रुपये वो और 8 ये 20 रुपये कम हो गया। तो वो जो 100 रुपये वाला टारगेट लोगों ने अपने जहन में बनाया हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता अचीव होता नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। और ये आहिस्ता आहिस्ता अचीव होते होते मेरा ख्याल है कि वो 100 रुपये का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया जाएगा और बहुत सारे मामलात में लोगों को रिलीफ मिलेगा। कल मेरे लिए दूसरी खबर, कल मेरे लिए दूसरी खबर ये अच्छी थी कि घी की कीमतों में तमाम ब्रांड्स में 20 से 60 रुपये की कमी हुई है। इम्प्लीमेंट हुआ? हाँ जी, हाँ जी, इम्प्लीमेंट हुआ जी। मैंने ना इसलिए पर केजी अमर भाई, पर केजी जी मैंने इम्प्लीमेंट हुआ इसलिए कि मैंने फिर उसका सर्वे करवाया। आप अच्छा। जानते मैं ग्रोही को भी देखता हूँ, तो मैंने वहाँ सर्वे करवाया, तो वहाँ पे उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं और ये बड़ी अच्छी खबर, खुशाइंद खबर थी। अब आ जाते हैं बिजली की, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की, क्योंकि जिसकी मुझे खुद भी इतनी वो समझ नहीं है कि ये क्योंकि फ्यूल बाहर से लेते हैं, फिर ये अप्रैल के महीने का फ्यूल जो है ये जून में क्यों वसूल करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ये है
कि अप्रैल के माह में जो हमने खरीदारी की थी उससे जो बिजली बनी वो हम सप्लाई आपको मई के महीने में की, और इसलिए वो बिल क्योंकि एक माह के बाद आता है तो वो आपको जून के बिलों में एडजस्ट करके दिया जाएगा, और वो सिर्फ एक महीने के लिए ₹1.60 है फी यूनिट। तो मेरा ख्याल है कि ये तो अब सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। अल्लाह करे कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं उसमें वाफर मकदार में रशिया से कुछ कम पैसों में और सऊदी अरब से मुफ्त में कुछ फर्नेस ऑयल पेट्रोल है, इसके लिए मैं दुआगो हूँ और उसमें मजीद कमी हो, लेकिन ये ₹8 का बड़ा रिलीफ है। अब सही साहब आप बोलते। नहीं, मैं अमर भाई की बात को सेकंड कर रहा था कि ये गर्मी के दिनों में चूँकि वो तलब रसद ख़राब हो जाती है इस बिजली की, तो इसलिए जो शिप्रा साहब हमें बताते हैं कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो रेट्स बढ़ते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यानी उसी महीने के लिए होते हैं। चूँकि आपकी जो तलब होती है उसको पूरा करने के लिए फ्यूल के इस्तेमाल करके आपकी बिजली पूरी की जाती है, तो उसी मद में फिर जो कंपनीज होती हैं वो क्लेम करती हैं कि हमें ये बिल जो है हमारा वो इजाफी करके पैसे पूरे किए जाएँ। तो दूसरा ये बड़ी खुशाइन बात है ना, पता नहीं आप क्यों इख्तलाफ कर रही हैं, ₹20 की कमी बड़ी कमी है, और इसमें असल बात ये है कि आप पिछली ऐड करके ज्यादा तसल्ली अपने दोनों दिल को नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ₹8 वाली बात नहीं, बात सुने ना जी, ₹20 अगर इजाफा होता तो हर चीज़ में यहाँ पे शोर मच जाता, सड़कों पे प्रोटेस्ट होता, रास्ते बंद किए जाते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, साई साहब आप बयान कर ले, फिर मैं बताती हूँ। देखें, पहले पेट्रोल कम हुआ, ट्रांसपोर्ट में कोई कमी नहीं हुई, सब्जियों की कीमतों में कोई कमी नहीं, उसके असरात नहीं आते। यही मैं कह रहा हूँ कि अब ये है कि जिस तरह कीमत बढ़ती है तो हर बंदा खुद साख्ता कीमतें बढ़ा देता है। इखलाकन तो उनको यही चाहिए ना कि अब किरायों में भी कमी की जाए, उसी तनासब से महंगाई में कमी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि अगर किसी पे बोझ पड़ता है वो चीखों पुकार डालता है, लेकिन अगर वो बोझ कम होता है तो वो किसी को बताता ही नहीं, वो कहता है बड़ा अच्छा हो गया, अब मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ये नहीं होता कि बिजनेसमैन को, मैंने कभी नहीं देखा उसको नुकसान होता है, उसके मुनाफे में कमी होती है, उस पर वो शोर मचाता है। अपने दफ्तर में देख ले, कटौती हुई तनख्वाह में तो लोग चीखते हैं कि मेरा ₹500 काट दिया, HR वाला कहता है तो वो कहते हैं किसी ने दसना नहीं, HR वाला कहता है बताना नहीं, तो वो किसी को बताता, आप भी नहीं बताती, मैं भी नहीं बताता। ये ना, ये इसी तरह से है। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, मेरे लिए 2-3 दिन में बहुत अच्छी खबरें ये थी कि सब्जियों की कीमतों में कमी हुई, नुमाया कमी हुई, और वो क्योंकि हम रोज़ सुबह मंडियों से कराते उसमें कमी हुई। उसके बाद ये घी वाली मेरे लिए अच्छी खबर थी, गंदम में कमी हुई, पैसों में, रुपयों में, ₹700 मन साई साहब गिर गई कीमत। अच्छा, सॉरी मैं अच्छा, ये 4-5-7 दिनों में अच्छी खबरें थी। अब हमें समझ नहीं आती है कि इम्पैक्ट नजर कब आएगा, समारात आवाम तक कब पहुंचेंगे आमिर भाई, हम तब इसको अच्छी खबर मानेंगे। जब तक आप अपने प्रोड्यूसर से लड़ती रहेंगी और आपका मूड ऑफ रहेगा तो यही काम होता है। आज नहीं लड़ी, चलो कल लड़ी होंगी, लेकिन उसका गुस्सा आप हम पे निकालना चाह रही है और गवर्नमेंट पे निकालना चाहिए, तो निकल नहीं रहा ना। देखे ना, जब एक गुस्सा उसी पे निकलेगा जिस पर आप किसी को माइक देके भेज देते हैं, और जो चीजें आप बता रहे हैं अवाम को कितना उससे रिलीफ मिल रहा है। हमारे यहाँ माफिया कंट्रोल करने वाला कोई नहीं ना है। ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी हुई, पता है आपको इस बात का? डीसीज ने पूरे पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट, मुझे खुशी हुई पहली बार, उन्होंने कहा जी पेट्रोल ₹15 कम हुए, इनसे किराए कम कराएं, तो किराए कम कराए। नहीं, दूसरा देखे ना, जब ये गवर्नमेंट आई थी आज से साल सवा साल पहले, जो हालात थे हर तरफ यही था ना जी कि आप उसमें खसारे में जा रहे हैं, आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। फिर चीज़ों को ठीक करते हुए वक्त लगेगा, वक्त दरकार है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी है और आप 4 दिनों में चीज़ें ठीक कर लेंगे? मसला तो ये है कि 3.5 साल का जो गन था, जिसमें आपने इनकलाब भी लाना था, इस मुल्क में IMF को भी नहीं घुसने देना था, खुदकुशी कर लेनी थी, किसी ने मर जाना था, उसके बाद जो चलिए साई साहब, आप भी और आमिर भाई भी मुझे 1 महीने का बजट डिसाइड करके फिर बताइएगा कि पिछले महीने से और अब ये रिलीफ मिलने के बाद आप लोगों के बजट पे कितना असर हुआ। फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए कितना खुश आइंदा ये चीज। बजट पे ऐसा कुछ कोई असर नहीं हो रहा। मैं तो क्या ना आज गुस्से में है ना, आप अपने और नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, अपनी और अपने मियाँ की आमदन दोनों मुझे लिखवाएं, मैं दोनों को बजट बना देता हूँ ना। ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी होनी है, अना को असल में इस बात का गुस्सा है, मुझे अभी याद है, याद आई है ना, ये मसला ये है असल में चीज़ों को ठीक करते हुए। मैं अपने महीने की ग्रॉसरी करूंगी, मैं महीने का पूरा पेट्रोल यूज करूंगी, मुझे एज सच आमिर भाई कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। मैं भी बता दूंगी आपको, हम लोग यहाँ पर ही हैं, अल्लाह ताला इसी तरह से ये तमाम रौनकें बहाल रखे, तो हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ये रिलीफ मिलने के बाद 1 महीने बाद आपके बजट पे कितना असर। अगर आप सिर्फ ये सोच लेना कि ₹8 बच रहे हैं
और मैं इससे आयशा के लिए एक बिस्किट का पैकेट ले सकती हूँ 8 रुपये वाला, जो पहले किसी ज़माने में 2 रुपये वाला होता था, 8 रुपये का हो गया। शुक्र है आपने खुद कह दिया है, जो पहले किसी ज़माने में ज़्यादा दूर ज़माने की बात नहीं है। नहीं ज़्यादा, मेरी अम्मी जो है वो कहती है अन्ना होता था जिसमें छेद भी होता था, और उससे आते थे ये बिस्किट ना। अब वो मैं अपनी अम्मी वाले दौर में जा नहीं सकता हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे वाले दौर में नहीं जा सकते, तो 2 से 8 का हो गया। आप अगर ये सोचना शुरू करें और एक आयशा के लिए प्यार और एक आयशा के लिए गुस्सा जो है उसको ज़रा बैलेंस कर लें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। और आप इसको रिलीफ रुपये की कमी देखें ना, अगर 15 दिनों में 20 रुपये की कमी बड़ी कमी है। अगर इजाफा होता तो फिर भी आपने यहाँ बैठ के कहना था ये देखिए आवाम किधर जाएगी। सही साहब, बजट पे आपके कितना असर पड़ेगा इस 20 रुपए की कमी के बाद? मुझे, मैंने आपको कहा 1 महीने बाद जरूर बताइएगा। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक अपडेट हाईकोर्ट से आपके साथ शेयर कर देते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सियासी मंजरनामे पर अगर नज़र डाल लें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं शहर लाहौर में। कल हमने बात भी की और कल हमारे जो मेहमान थे वो वाज़े तौर पर ये कह के गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और ऐसा ही हुआ। 25 रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आमिर भाई, क्या प्रेडिक्शन है आपके पास, क्या होने वाला है आगे? पहले आप बोलें, मैं छूटता हूँ आपके बाद बोलूँ। अच्छा, मेरे बाद बोल लीजिएगा। लेकिन ये जिस तरह का धमाका होना चाहिए था उस तरह का धमाका हुआ नहीं। जरदारी साहब के आने की जब उन्हें खबर सुनी थी तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा काम होएगा जैसे सेंट्रल पंजाब से कुछ लोग जो हैं वो भी शामिल होंगे पीपल्स पार्टी में। लेकिन ये सारा जनूबी पंजाब के वो लोग हैं जो पहले किसी ज़माने में और जमातों में थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, और फिर ये चले गए। ये वो मछलियाँ थी जो निकली थी और पत्थर चाट कर जब वापस आई तो जरदारी साहब ने ही उनको गले से लगा लिया, और उनको भी अब 3 रंगा पटका जो है वो पहनाना शुरू कर दिया उन्होंने। धमाका हेज तब हो जब सेंट्रल पंजाब से नून लीग के कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। धमाका ये है। इससे नून लीग के जो तंजीमी बदन है उसमें कुछ झरझरी नहीं आई है, जिस तरह आती है वो उनको नहीं आई, क्योंकि उनके लिए पीटीआई ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, पीपल्स पार्टी तो उनकी दौरे का मकसद उन्होंने जरदारी साहब के ये कहा कि पंजाब में अब उन्होंने नहीं पंजाब में, लेकिन वो जनूबी पंजाब से जो लोग भी आए। अब देखिए इस वक्त 2 शिकारी हैं, पता नहीं ये आप मुझे उसके बाद क्या होता है, 2 शिकारी हैं इस वक्त, जहांगीर तरीन साहब और जरदारी साहब, और दोनों की जो वो कुंडियाँ हैं वो अपना अपना वो क्या उसको कहते हैं, गोश्त या गंडोया जो भी उसको वो लगा के उन्होंने जनूबी पंजाब में फेंकी है। अच्छा, मसला तो सेंट्रल पंजाब में है। जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास अपनी फील्डिंग लगी हुई है और उस फील्डिंग को कुछ छेड़ नहीं रहा है। आप जरा बात को समझ लीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब। सेंट्रल और अपर पंजाब में भी नून लीग जो है तमाम बड़े शहरों में, जैसे फैसलाबाद है, जैसे लाहौर है, पिंडी है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, यहाँ पर इनको इनका वोट बैंक मौजूद है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद जरदारी साहब नून लीग की जो विकटें गिराएंगे तो फिर तो मज़ा आएगा। वो तो है उनकी, क्यों गिराएंगे? नहीं, इत्तेहादी की बात नहीं होती है, बात तो अब इलेक्शन की है भाई। नहीं हमारे भाई 8 अक्टूबर को इलेक्शन है। हाँ। आप इसको इस तरह से ज्यूम कर लें। इस वक्त सब ने अपनी अपनी फील्डिंग लगानी है ना, तो नून लीग की तो फील्डिंग मुझे अपनी जगह पर मौजूद नज़र आती है पंजाब के अंदर। हाँ, जहांगीर तरीन सिंध से भी 2 बंदे ले आए अपने साथ शामिल करने के लिए, वो नई पार्टी बनाएंगे। कल आपने वो देखा, कल भी पीटीआई के जो मुनकरफ अरकान हैं जिनमें फवाद चौधरी हैं, वो मौलवी साहब हैं, और वो भी खड़े होकर किसी पार्टी में जाने का, तो वो भी कल जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में चले जाएंगे। नहीं, जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए वर्किंग कर रहे हैं, और वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ के खिलाफ ही बोल रहे थे। तो इसका मतलब है कि एक अनदर पीटीआई जो कि 3rd ऑप्शन के तौर पर आएगी, और उसके बाद वो किसी जगह प्रेशर ग्रुप बना के अपनी देखिए हमारे भाई कामयाब बड़े भी हैं, इनका तजिया भी बड़ा बेहतर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी 2007-8 के बाद अब जो है वो दोबारा पंजाब में मुतहरक हो रही है और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कम, और टारगेट भी उनका यही है कि पंजाब में उन्होंने हुकूमत बनानी है। 50 तक 40-50 तक सीटें जो हैं वो अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में ले लेती है तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
जनूबी पंजाब के लोग हमेशा जो हैं मैंने देखा है कि जीतने वाली पार्टी के साथ होते हैं, और आप देख लें हर गवर्नमेंट के साथ ये जनूबी पंजाब के जितने MNA और MPs हैं 90% वो जीतने वाली पार्टी के साथ होते हैं। तो अब भी वही लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने हैं। नून लीग ने तो मेरा ख्याल है बाकायदा तौर पर कहा है कि PTI छोड़ने वालों को नून लीग का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब रह गई बात जहांगीर तरीन साहब की, तो उनका जहाज़ जो है वो अब फिर बड़ा मुतहरक हो गया है। उस दिन भी हम कह रहे थे कि टाकी शाकी उन्होंने मार दी है और वो जहाज़ जो है उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो वो उसने भी वर्किंग शुरू कर दी है और ये मकाफात अमल है। हाँ। जिस तरह खान साहब ये कहा करते थे और खान साहब के आने से पहले ये चीज़ें चलती थी कि माइनस जरदारी माइनस नवाज शरीफ फार्मूला, अब PTI जो है वो इस फार्मूले पे अमल कर रही है कि कल शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है माइनस इमरान खान फार्मूले पे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक पार्टी बनाएं, चूँकि खान साहब ने उनको खुद लाइन लगा लिया था। सारी वर्किंग करवाने के बाद, सारा नेटवर्किंग के बाद, सारी गवर्नमेंट बनाने के बाद फिर वो करप्ट हो गए और फिर उनको नाहल करवा के तो फारिग करवा दिया था। तो अब ज़ाहिर है उनको भी इस बात का गुस्सा है कि एक पार्टी जिसके लिए सारी फाइनेंशियल एड दी, अपनी हर तरह की मॉरल सपोर्ट दी, अपना वक्त दिया, और जब उस पार्टी पे वक्त आया तो उन्होंने उसको नाहल करवा के खुले लाइन लगा दिया। तो अब तरीन साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं और मौसर लोग उनको तोड़ा जाए, उनके लिए नई पार्टी बनाई जाए और उनके साथ फिर चाहे वो अपोजिशन में आए या इत्तेहादी होकर गवर्नमेंट में आए। ये उनकी वर्किंग है। और अभी जो कल का है कि शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है फवाद चौधरी साहब ने, और ये बड़ी इमरान खान का साहब के लिए इससे सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह आप लोगों के लिए गड़े खोदते हैं वही लोग आपके लिए अब आगे खड़े हो रहे हैं आपके कि इसको माइनस करो और हमें गवर्नमेंट में लेके। आमिर भाई सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में मुतहरिक है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कायल करके अपनी हुकूमत बनानी है, चांसेस नज़र आ रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट बनाने के तो नहीं। साहिद साहब ने जिस तरह से अच्छी बात की, मैं इनसे एग्री भी करता हूँ कि 7 सीटों से 40-50 सीटों पे जाना ये एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, लेकिन इससे भी गवर्नमेंट तो नहीं बनेगी। गवर्नमेंट बनाने के लिए फिर उनको शायद जहांगीर तरीन को साथ में, जो इस वक्त इनका सबसे ज़्यादा बड़ा हरीफ साबित हो सकता है, क्योंकि वो भी जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं और जनूबी पंजाब से ही जहाज़ भर के लाए थे। अगर आपने देखा हो तो वो जो दोबारा जहाज़ भर सकते हैं। और ये जो वक्त बे वक्त अपनी पार्टीज बदलते हैं और अपना पटका बदलते हैं, ये कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। उसका मतलब तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि कोई बड़ा डेंट जो है नून लीग को पंजाब में नहीं पड़ने वाला है। सही। बल्कि नून लीग के वोट बैंक में अब इजाफा होगा और जिस तरह के काम इस वक्त हो रहे हैं और जिस तरह से पंजाब को में नून लीग मुतहरक होने जा रही है, मेरा ख्याल है कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा, खासकर जनूबी पंजाब। नहीं आमिर भाई, अब ये बिल्कुल नून लीग को किस तरह आप डेंट डाल रहे हैं? लोग तो PTI के जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा नून लीग को डेंट नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है नून लीग को तो तब डेंट पड़ना चाहिए था जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम नवाज जेल के अंदर थे, तो उनके लोग तब भागने चाहिए थे जब उन पे मुकदमा नहीं भागे वो उस वक्त। अगर वो तब नहीं भागे तो अब किस तरह? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो वोट बैंक है इंटैक्ट है नून लीग का। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि उसको डेंट नहीं पड़ेगा तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं बन सकती। उसको डेंट, नून लीग को डेंट डालेंगे तो पंजाब में गवर्नमेंट बनेगी। बिल्कुल। मैं आने वाले दिनों में पंजाब में नून लीग की हुकूमत देख रहा हूँ। मेरा अपना तजिया है। साहिद साहब ने भी अच्छी बात की कि 40-50 के हक में फैसले होते रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस तरह चले पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, दीगर जो रिलीफ मिलना शुरू हुए हैं जिनके आमिर भाई ने निशानदेही की है। मैंने गंदम 700 रुपए मन कम हुई है, वही मैं कह रही हूँ। घी की कीमतों में राह हमवार हो जाएगी, तो आप किरायों में कमी हुई है। हाँ, फिर राह हमवार हो जाएगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है 300 बेड्स पर OPD बनेगी। वजीर आला ने 90 रोज की डेडलाइन दे दी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर बेतहाशा लोगों का रश रहता है और सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगी CM साहब को, क्योंकि हमारे यहाँ पर अस्पतालों के हालात, मैं 2-3 दफ़ा जाना हुआ है सुबह के टाइम पर ही, जो विज़िट कर चुकी हूँ, जिस तरह लोगों को तकलीफ़ में, दर्द में देख चुकी हूँ। आई डोंट नो कि कितना, मैं कहूँगी ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। साहिब साहब आपसे आगाज़ करेंगे,
कैसे देखते हैं? ये 90 रोज की डेडलाइन है, मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ पर कहीं काम करने के लोगों को आदत ही ना हो वहाँ पर काम करवाना भी एक चैलेंज है। आना देखें वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है काबिल सताइश है। आमिर भाई कभी कभी इस पर तनकीद भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, तनकीद करनी भी चाहिए। मुझे एक दिन इत्तेफाक हुआ, मेरा एक दोस्त है, उसको ऐसे ही फील हुआ कि उसका यहाँ पे बोझल है, मैं उसको PIC ले गया। आप यकीन करें जितना रश था वहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा था कि इस रश और हब्स की वजह से, सर्दियों के दिन थे तो मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ वैसे ही बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है, इतना रश है। तो जितने लोग पूरे मुल्क से आते हैं, ख़ुसूसन गिरदोनवा के जो लोग हैं, वो तो डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ यहाँ पे हर हॉस्पिटल को इन्हांस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे OPDs को बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितनी स्पेशलाइजेशन की हॉस्पिटल बने, जितने स्पेशलाइज्ड, वो बेहतर हैं, चूँकि लोगों के पास छोटे शहरों में इलाज मुआवजे के लिए इंतहाई कम वसाइल में लोग बीमार धड़ाधड़ हो रहे हैं। अद्वियात महंगी हो रही हैं, इलाज बहुत महंगा है, प्राइवेट डॉक्टर को ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। और यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में भी माजरत के साथ, हमारे पास भी मोहतरम डॉक्टर साहिबान आते हैं, सो वो भी नाराज़ हो जाएंगे। डॉक्टरों का रवैया इतना बुरा होता है मरीजों के साथ। आपने देखा है परसों तरसों जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुआ है, और फिर वो लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की है, उनको मारा है, फिर FIR भी उन लोगों पर हुई है, उनकी बच्ची की भी डेथ हुई है। तो बात ये है कि इनके प्राइवेट क्लिनिक्स में तो बहुत अच्छा माहौल है, सरकारी हॉस्पिटल में मशीनरी जो है वो लेटेस्ट होती है, करोड़ों अरबों रुपए लगा के हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, लेकिन वही लोग जो अपनी छोटी सी दुकान यानी 2 मरले क्लिनिक का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो 2 एकड़ या 4 एकड़ के हॉस्पिटल को इंतहाई इग्नोर कर रहे होते हैं, उनकी चीज़ों का ख्याल नहीं करते। और CM साहब ने जिस तरह ये कहा है कि लेडी वेलिंगटन में 300 बेड की OPD बनेगी, इसके नीचे अगर आप पढ़े तो एंड पे लिखा हुआ है कि अरसा दराज से जो वहाँ पे पानी खड़ा है इस बेसमेंट में, CM साहब ने कहा कि इस पानी को भी निकालें। तो इस तरह नज़रअंदाज किया जाता है जो MS होता है या जितनी भी उसकी इंतज़ामिया है, उसको समझना चाहिए कि यहाँ पे जितने मरीज़ आते हैं उनके अपने लोग हैं, ये बिल्डिंग उनकी अपनी है, उसकी केयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। आमिर भाई क्या कहना है? कल मेरा ख्याल है कि निगरान वज़ीर आला साहब का हॉस्पिटल डे था, मुझे ये लग रहा है, और सुंदर्स फाउंडेशन गए, पंजाब डेंटिस्ट्री जो है वहाँ गए, लेडी वेलिंगटन गए। तो शुक्रिया तो दाम उनका मैंने करना है, लेकिन उससे पहले शुक्रिया लेडी वेलिंगटन का, शुक्रिया गंगा राम का, शुक्रिया गुलाब देवी का, शुक्रिया लॉर्ड म्यू का, जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाए थे। और उसके बाद हम आज तक सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि वो हॉस्पिटल बनाए, ये भी तो मुहैया हजरात हैं। मियाँ मुंशी का, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल, मैं मुझे एक्सपीरियंस है वहाँ जाने का। तो ये वो लोग हैं जिनकी जितनी कदर की जाए कम है, और इनके नाम के साथ मतलब हमेशा एहतराम आना चाहिए कि इन लोगों ने दुख की इंसानियत के लिए काम किया। मैं ज़रूर इस वक्त कहूँगा कि और भी मुहैया हज़रात इस वक्त भी मौजूद हैं लाहौर के अंदर, अरबों खरबों के लोग मौजूद हैं जो कि एक घर पर 1-1 अरब रुपया लगाते हैं। नाम कहेंगे तो नाम ले दूँगा, फिर आपने कहना आप गलत करते हैं, तो वो उनको भी आगे आना चाहिए। हॉस्पिटल साइज साहब की बिल्कुल सही है, और बात के वहाँ पे जो हालात हैं उसके हालात कार को भी ठीक होना चाहिए, और इसके साथ साथ दीगर शहरों में भी हॉस्पिटल्स को बेहतर किया जाए। निगरान सेटअप ये कर लेना, अगर यहाँ वाले मौजूदा हॉस्पिटल्स को सुधार ले, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। आमिर भाई, हॉस्पिटल का पूरे पंजाब में काम हो रहा है। मुझे मुल्तान से निश्तर की थी आई खबर, फिर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से खबर आई, तो मेरे पास क्योंकि खबरें आ रही होती है, फ्लो होता है, तो ये सब जगहों पे, किसी जगह पे कोई वार्ड बन रहा है, किसी जगह पे कोई एमरजेंसी बन रही है, किसी जगह पे सर्जिकल टावर बन रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों के का भी ख्याल आया। डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी की अदालत में चलाएं। जान डॉक्टर ना बचा सकता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ना वो जान ले सकता है, इसकी कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, किसी के पास नहीं। हाँ, गफलत है तो आप उसके खिलाफ उसकी शिकायत करें, उस पर आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को इस तरह से बेरहमाना तरीके से मारना ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरह से हम, ये आपके लीडर ने सोच दी है एहतजाज को किस तरह खूनी रंग देना है, किस तरह वो पेट्रोल बम फेंकने हैं, किस तरह पत्थर फेंकने हैं। सर मेरा लीडर जो है वो झूम बराबर झूम है, वो ऐसे नहीं है, वो तो भाई वो तलिस्माती बाल्टी पहन के जाता है, उसको कोई देख भी नहीं पाता है।
वो धड़ल्ले से जाता है, धड़ल्ले से वापस आता है। हाँ। तो वो तिलिस्माती बाल्टी जब तक उनके है, सलेमानी टोपी का हम सुना करते थे, बाल्टी का पहली दफ़ा देखा है। हाँ। टोपी बड़ी हो सर। तो वो अभी एक मुजरम भागा भी है अदालत से, और मुझे समझ नहीं आती, 4 गेट हैं, 4 गेट्स पर 20-20 पुलिस वाले हुए, अंदर से वायरलेस सिस्टम पे जाए कि ये बंदा बाहर भाई इसमें आप बड़ा पकड़ ले, देखें ना, छोड़ दो, कानून साजी होनी चाहिए। ये जो अदालती अहाते में से आप गिरफ्तार नहीं, भाई अदालत के अंदर से गिरफ्तार ना करने दे, अहाते से तो गिरफ्तार करने दे, तो इस तरह से मुजरम भागते रहेंगे नहीं तो, और वो शील्डे लेके आते रहेंगे, नहीं एक शील्डे लेके आते रहेंगे। और ये अदालती एक पर्चा है, वो बेचारा भाग गया, वो कह रहा है मेरे पे गलत इल्जाम लगाया गया है, जिसपे नैब के पर्चे हैं, जिसपे कई दफात के पर्चे हैं, दर्जनों की तादाद में, उसको तो पकड़ा नहीं जा रहा, उसको तो रोका, उसको प्रोटोकॉल के साथ भागने में जरा डिफरेंस है, भाग दोनों ने। लेकिन वो कहते हैं मेरे कारकुनान को पकड़ लें, चले हॉस्पिटल की बात थी, मेरे दीगर लीडरान को पकड़ ले, मुझे ना कुछ कहे। हॉस्पिटल की बात थी। और खुशाइंद है, लेडी वेलिंगटन अस्पताल में हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि जी बाहर ही मरीज मौजूद होता है, इलाज के लिए तड़प रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया, 90 रोज की डेडलाइन है, तो मैं चाहूंगी ये 90 रोज में भी क्या काम 50 दिनों में अगर मुकम्मल हो जाए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। इसी तरह से अगर अस्पतालों को लेकर सीएम साहब एक्टिव रहे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप हालात बेहतर देखेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 9 मई जलाओ घेराव वाक़े के हवाले से पुलिस ने इत्तला मिलने पर सिर्फ 7 मिनट में रिस्पांस किया। साई साहब, पुलिस का रिस्पांस टाइम 7 मिनट का बताया जा रहा है। सो इस पर रोशनी डालिएगा, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है तमाम मामले में? हाँ बिल्कुल, ये परसों आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसमें मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका जो 7 मिनट का रिस्पांस है उसमें ASP खातून है सईदा, मेरा ख्याल शेर बनो, वो पहुंची थी और उनके साथ उनका ऑपरेटर था और एक गनमैन था, और वो भी चूँकि PTA की ख़वातीन उनके साथ बदतमीज़ी की तो वो पीछे हट गई थी। उसके बाद उन्होंने सारे शहर में बताया कि फ़लाँ जगह पे हमारी नफरी थी, फ़लाँ जगह पे भी नफरी थी, फ़लाँ जगह पे इस तरह। लेकिन उस सारी जो फुटेजेस हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि जो लाहौर पुलिस के बड़े थे वो हमें लिबर्टी से लेके कैंट तक नज़र नहीं आए। तो दूसरा मैंने उनको यही पूछा था कि आप जियो फेंसिंग की मदद से और वीडियोज़ की मदद से अगर मुलजमान को पकड़ रहे हैं, शरपसंदों को पकड़ रहे हैं, तो इन्हीं वीडियोज़ की मदद से ये देखें कि लिबर्टी में आपके कौन कौन से अफसरान को आना चाहिए था, किन की वहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए थी, मुतलका सब जो डिवीजन का अफसर है वो उसको आना चाहिए था, क्या वो वहाँ पे आए हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया। तो उस पर चलो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत दी और उन्होंने बताया कि 7 मिनट में पुलिस का रिस्पांस रहा, मुख्तलिफ जगहों पर अंगेज थी पुलिस, जमान पार्क में भी पुलिस देख रही थी, मुख्तलिफ वकला की रैली आ गई उसको भी पुलिस देख रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है पुलिस ने उस दिन जिस तरह उनको, या तो उनको तवक्को नहीं थी कि ये जिनाह हाउस तक पहुंच जाएंगे, उनको यही पता था कि रवायती ये एहतजाज करेंगे, चलें तोड़ फोड़ करेंगे तो लिबर्टी के सराउंडिंग में करेंगे, लेकिन जो किया वो अनएक्सपेक्टेड था। और मेरा ख्याल है कि अगर वो 3-4 घंटे वहाँ पे रहे हैं तो पुलिस को इसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। 3-4 घंटे रात को 9:30 पौने 10 बजे जिनाह हाउस को खाली करवाया गया, तो इस पे चीज़ों को देखना होगा कि अगर वो 5:30 बजे या 6 बजे वहाँ पहुँचते हैं और 9:30 बजे तक वहाँ पे रहे हैं और तकरीबन 10 बजे के करीब इसको खाली करवाया गया है, तो इस पे पुलिस की कहीं ना कहीं तो नाअहली होगी, चूँकि लिबर्टी से चलते हैं और सही पॉइंट आउट कर रहे हैं आमिर भाई, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं आपको छोटे से वाक़े से समझाता हूँ। ये लिबर्टी चौक और श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था। कोई हमारे उस वक्त पुलिस अफसर थे विर्क साहब ना, वो सोए हुए थे घर, जो ड्यूटी पर पहुंचना था कोई पहुंचा नहीं हुआ था। मुझे बताएं, ये सारी प्लानिंग कोई एक दिन में हुई नहीं थी। 8 तारीख की कॉलें थी, 7 तारीख की थी, 6 तारीख की थी, मीटिंग्स थी, जूम मीटिंग्स थी, फिजिकल मीटिंग्स थी, और प्लान किया जा रहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करो, और पिछले 1 साल से इमरान खान कह रहा है मुझे गिरफ्तार किया गया तो रिएक्शन आएगा, और पुलिस 9 को जो गिरफ्तारी होती है उस पर पुलिस तैयार नहीं थी। तो आईजी साहब को वहाँ बैठे जर्नलिस्ट को ये तो पूछना चाहिए था कि भाई आपकी प्लानिंग किस तरफ थी, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वेलफेयर के, आप खुद कहाँ थे, आपकी प्लानिंग क्या थी, और आपके पास क्या ये ऐसा भी निज़ाम नहीं है कि इतनी खुली धमकियों के बावजूद आप वहाँ से ये बात नहीं निकलवा सके कि इन लोगों का असल टारगेट क्या है। तो फिर उसकी सज़ा जो है वो
अली रिजवी जैसे लोगों ने भुगती भाई, ये तो कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि अली रिजवी ने भुगता नहीं है, हमारे सामने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके और ऑफिसरान जो हैं उनको भी बेचारों के साथ हुआ, पुलिस वालों के साथ हुआ, लेकिन इसमें के पीछे मिसप्लान ज़रूर है। चाहे वो आप कह दें आईजी साहब को कह दें या सीसीपीओ साहब का कह दें, मुझे इसका वो उस तरह के हायरार्की के प्लानिंग करता है कि इनमें दोनों में से कौन है। सीसीपीओ लाहौर कमियाना साहब कहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का फेलियर तो था। जो लिबर्टी से चलता है 3:20 पे जुलूस और 5:25 पे पहुंच जाता है वहां तक, वहां पर जाकर जो हुआ वो उसका डीआईजी अली रिजवी के ने खुमियाजा भुगता, बाकी सिपाहियों ने भुगता, आज पूरी कौम भुगत रही है उसका। तो मुझे बताएं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबल करना होगा। हमें चाहे उसमें अपनी नाअहली को, अपनी उसको इन सियासत के अंदर नहीं छुपाना चाहिए। मैंने वो श्रीलंका वाली बात की आपसे, तो उस वक्त भी यही था कि वहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक के 2 सार्जेंट थे, 3, और पुलिस गायब थी, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को मिला था। तो ये भी दहशतगर्द थे। मैं अभी आज भी कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे, ये प्लान करके गए, कुछ इनमें बह कर गए होंगे, लेकिन जो बह कर गए वो भी तो गए ही ना वहाँ पे, गए तोड़फोड़ की। अब आप जियो फेंसिंग कर रहे हैं। इससे पहले आपका वो जसूसी का निज़ाम, आपकी वो सारी चीज़ें, आपकी वो जो मालूमात थी, और जो इमरान खान पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जब भी आप मुझे गिरफ्तार करेंगे रिएक्शन आएगा, सुबह गिरफ्तारी होती है इस्लामाबाद में, तो आप इतना प्लान नहीं कर सके कि भाई ये जुलूस लिबर्टी में जो इकट्ठे हो रहे हैं लोग, ये कहाँ तक जा सकते, और वहां तक वो गए, ना सिर्फ लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस जो कि जिन्ना हाउस है वहां तक गए, बल्कि पूरे मुल्क में आप देखें उन्होंने फौजी तनसीबात को जलाया। ऐसे ही और इसकी सारी प्लानिंग। अच्छा आमिर भाई, जो सोशल मीडिया पे प्लानिंग होती रही, जूम मीटिंग्स जिनका आपने जिक्र किया, वहां तक भी क्या पहले पहुंच नहीं जा सकती थी? ये भी बड़े मतलब अभी भी बड़े सुस्त हैं हम लोग ना। हमने आपको याद होगा जब नई निगरान हुकूमत आई थी, दुश्मन कहीं आपको याद था कि निगरान हुकूमत जब नई आई थी, तो मैंने 5-7 मिनट आपसे लिए थे कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया पे बात कर लेने थे। ये इमरानडू, ये दहशतगर्द आज भी पंजाब हुकूमत के पैसों पर, ना सिर्फ DGPR में, इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स में, ये IT टावर्स में बैठे हैं, और उनमें से चंद पकड़े भी गए हमला करते हुए। ये भर्तियां निकालें, इनके बैकग्राउंड से निकालें, इनकी चीज़ें निकालें। ये अलग से ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, वो एक तरफ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। तो ये क्यों रहे? मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आप जब तक आपके सोशल मीडिया के जो लोग हैं इनको ट्रैक नहीं करेंगे, तब तक आप इनकी साजिशों को और इनके इरादों को पकड़ नहीं सकते हैं। तो एक बंदे ने 50-50 अकाउंट बनाए और उसी से वो बूस्ट कर रहा है अपने बाकी लोगों को, और उनको कह रहा है कि निकले। पिछले देखे 2-3 माह से ज़मान पार्क में और ड्रामा लगा हुआ थिएटर जो था, वो इनको पता होना चाहिए था, इंटेलिजेंस इनकी होनी चाहिए थी। 170 से ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं वो कहते हैं कि लोगों के इन्वॉल्व थे व्हाट्सएप के, तो वो बाद में आपने देखे हैं। तो पहले आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको इस पर वर्किंग मुकम्मल होनी चाहिए थी कि आपको पता है एक बंदा इस हद पे आया हुआ है कि वो इस मुल्क की भी कोई परवाह नहीं कर रहा था, उसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था। वो खुलेआम कह रहा था 3 हिस्से होंगे इस मुल्क के। तो वो जब इस चीज़ पे पहुंचा तो आपको वर्किंग जो है वो पूरी होनी चाहिए थी। और फिर जब कॉल आई कि लिबर्टी पहुंचे, और वहाँ से वो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं रुकना, आपने कोर कमांडर हाउस जाना है, और कॉल्स की जा रही हैं, बुलाया जा रहा है लोगों को, तभी आपको एंगेज कर लेना चाहिए था। आपका खुद जो कहते हैं हमारी वो जिद्दत के दावे और टेक्नोलॉजी के दावे तमाम धरे वो कहते हैं 400 बंदे, ये कह रहे हैं जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 400 बंदे जो हैं वो अंदर थे, 3500 या 4000 के करीब बाहर थे वो सारे। तो इतने लोगों को एंगेज करना, मेरा ख्याल है पुलिस के पास इतनी नफरी तो लाहौर पुलिस के पास बड़े आराम से मौजूद होगी, इनको रोकने के लिए भी, किसी तरह बातचीत करने के लिए भी कि आप आगे ना जाएं। लेकिन किसी जगह पे मजामत ही नहीं की गई, ना रोका गया, ये ऐसे ही गए आगे और वहाँ जाकर उन्होंने जो किया है। फिर अगली बात ये है कि ये कहते हैं कि ये अदारों के अपने ही लोग थे। भाई अगर अपने लोग थे तो आप उनको सामने लाएं, आप छुप क्यों रहे हैं, आप भाग क्यों रहे हैं, आप गिरफ्तारियों से डर क्यों रहे हैं? नहीं, वैसे वो तो बात ठीक है। वो SSP हसान न्याजी जो था वो पेंट लहरा रहा था, और वो जो 2 DIG बहनें हैं इमरान खान साहब की पुलिस की, वो बाहर से खड़े होकर सारी निगरानी कर रही थी। और वो जो IG हैं यास्मीन राशिद, वो कह रही थी रुकना नहीं है, कोर कमांडर हाउस तक जाना है।
तो ये सारी पुलिस के लोग आप उसमें मेरा तो ख्याल यही है। आप उसमें हमदर्दियाँ ले रहे हैं जी कि यास्मीन राशिद ने तो दरवाजे के आगे जाके कहा था कि अंदर नहीं जाना भाई, कुछ जवाब ले गए घर तक ले आए हैं और इतना बड़ा आप कहते हैं हम बड़ा जुलूस लेके आ गए हैं। सारे आपके मुजाहिरीन ने जो किया, आप तो कहते हैं पुरअमन लोग थे, मेरा नहीं ख्याल आपका कोई एक भी जो वोटर है वो पुरअमन है। उसकी तो सोच ही इसी तरह की है कि हम सारे चोर हैं। बाकी जो इनके अगेंस्ट है कोई भी पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई भी पार्टी है, अदारे क्यों ना हो, वो अदारे क्यों ना, वो सारे गलत हैं, ये लोग ठीक है। तो जब आपने ये जहन साजी की है, जब आपने लोगों को तरगीब इस बात की दी है कि आपने सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना है, मेरी प्रोजेक्शन करनी है, मैं यहाँ पे अकेला हाजी साहब हूँ, बाकी सारे ख़राब हैं, तो फिर यही नताइज होंगे, यही। ये बिल्कुल खारजियों वाली सोच है। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ी है तो खारजी भी यही कहते थे हम सही हैं, और इसी के नाम पे वो इस्लाम के नाम पे कत्ल करते थे, लोगों को उठाते थे। इसी तरह से बच्चों को गुमराह किया हुआ था, जिसकी एक शक्ल दाइशी शक्ल में आज सूरत में आज भी आपको मिलती है। ऐसे ही है, ये वो खारजी हैं, और इस तरह के लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि सियासत करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि सियासत की आड़ में ये लोग सारे काम करते हैं। तो अभी आप देख भी रहे हैं जिस तरह से इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, फिर अब उसके बाद सबकी चीखें भी निकल रही हैं, वापसी के रास्ते भी। नहीं, इनके मोबाइल से सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। मुझे परसों वो बता रहे थे मुतलका जो अफसरान थे, कह रहे थे कि इनके मोबाइल से हमने चेक किया, बाकायदा एक दूसरे से रबते हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, राइटिंग में चीजें मौजूद। वही बात आ गई ना आमिर भाई वाली कि प्रॉपर प्लानिंग करके हर चीज की गई है, कितनी देर पहले मीटिंग्स हुई, कितनी देर पहले तमाम चीजें प्लान की गई, और तब कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। खैर ये सिलसिला तो अभी चल रहा है, और जो जिम्मेदारान हैं उन तक पहुंच रही है पुलिस, कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, फिर होंगी हेडलाइंस, फिर हम आएंगे वापस। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हमने मुलाकात करानी है आपकी हमारे आज के गेस्ट से, और बात होगी जेलों के हवाले से। ख़ास तौर पे जो आजकल खबरें आप बाज़गश्त सुन रहे हैं वो तस्वीर अपनी जगह, लेकिन इंतज़ामात कैदियों के हवाले से क्या किए गए हैं, चाहे वो मर्द कैदी हैं, ख़वातीन कैदी हैं, सो उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके लिए किस तरह के रहने सहने के इक़दाम हैं, खाने पीने के, पढ़ाई से लेकर फिर क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं, और इसके अलावा मसाइल क्या क्या दरपेश आते हैं। अगर कोई कैदी बीमार है तो उसको किस तरह से सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। अगेन हम उस मामले पे भी बात करेंगे जिसका पिछले दिनों आपने बाज़गश्त सुनी ख़वातीन के हवाले से। ख़ास तौर पर हमारे साथ IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर साहब मौजूद है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं हालिया खबरें जो बाज़गश्त कर रही थी ख़वातीन के हवाले से। बताइएगा कितनी सदाकत है पहले इन खबरों में? जी, इसमें बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की सदाकत है ही नहीं, बल्कि ऑन द स्पॉट ऐसा कोई इशू है ही नहीं। हमारा जो फीमेल वार्ड्स को मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो इतना ज़्यादा फूल प्रूफ है कि उसमें जो फीमेल वार्ड में कोई मेल बंदा एडमिट ही नहीं हो सकता। वहाँ पे डबल लॉक सिस्टम है, एक लॉक अंदर से होता है, एक लॉक बाहर से होता है। अंदर का जो लॉक है उसकी कीज़ जो हैं वो फीमेल ऑफिसर्स के पास होती हैं। फीमेल वार्ड की पूरी मैनेजमेंट जो है ये ख़वातीन ऑफिसर्स के हाथ में होती है इंडिपेंडेंटली, तो वही उसको मैनेज करती हैं। ख़वातीन को, उनकी बीमारी को, लेडी डॉक्टर मौजूद हैं। फीमेल वार्ड के अंदर 6 बेड का हॉस्पिटल मौजूद है, और पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है। इवन के कोई डिग्रेटरी भी अगर विज़िट करने जाता है तो उसको भी उस वक्त तक फीमेल वार्ड के डोर पे इंतज़ार करना पड़ता है जब तक अंदर की तरफ से डोर नहीं खुलता और क्लियरेंस नहीं दी जाती। यानी इस तरह की खबरों में सदाकत तो बिल्कुल कोई नहीं। बिल्कुल बेबुनियाद और सेफ माहौल दिया गया है, प्रोटेक्टिव माहौल दिया गया है, और ये जो चीज़ें आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से इस चीज़ को मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है वो आपके सामने है, और IG साहब ने ख़ुद इस मामले की हकीकत पर रोशनी डाल दी है कि किस तरह से इंतज़ामात किए गए हैं। ओवरऑल इंतज़ामात किस तरह से कैदियों के लिए किए जाते हैं, क्योंकि हमने अगर कोई जुर्म करके आया है सो उसको मज़ीद बिगाड़ना नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में बेहतरी लेकर आनी है, अंदर का माहौल भी साजगार बनाना है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? जिसमें यह है कि देखें, सबसे पहले जो है ना, अगर आपने किसी चीज़ की सल्यूशन लेनी है, किसी की ट्रीटमेंट करनी है, तो उसके मसले की वजह को देखना ज़रूरी है। हमारी जेलों में जो लोग आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं और उनकी कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, ख़ास तौर पर ख़वातीन।
और ऐसे लोग जो कोई बेरोज़गार हैं वो फिर जराइम में मुलव्वस होते हैं ज़्यादातर। तो इसी चीज़ को फोकस किया हुआ है हमने अपने 2014-15 में 15 जेलों में टैप्टा के साथ मिल के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू करवाए थे, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए और आम प्रिजनर्स के लिए। अभी हमने पिछले महीने उनमें से 10 मज़ीद जेलों पे ये कोर्सेज शुरू किए हैं और ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जा रहा है और 20,000 के करीब लोग जो हैं वो अब तक इसमें से बाकायदा सर्टिफाइड हैं और कामयाब हो चुके हैं। इनका जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लेता है। ये टेलरिंग में, वेल्डिंग में, कारपेंट्री में, मेसनरी में, कंप्यूटर में और ब्यूटिशन में ख़वातीन जो है, एम्ब्रॉयडरी में, ये सारी चीज़ें जो है हम इनको सिखा रहे हैं। यानी हुनरमंद बनाया जाता है, काम भी सिखाया जाता है। अच्छा, मुझे सिर्फ बता दें, ये जो रिसेंटली हमने खबरें सुनी, आपके यहाँ जेलों में मोनिटरिंग का भी कोई निज़ाम होता होगा? जी, मॉनिटरिंग का हमारे पास तकरीबन 250 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। और बड़े लेटेस्ट कैमरे हैं और जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है हमारे हेडक्वार्टर में, कंट्रोल रूम में। ठीक है। वहाँ पे बैठ के जिस तरह भी आपका ये सारा कंट्रोल रूम है, इसी तरह हम पूरे पंजाब की जेलों को वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और डे एंड नाइट शिफ्ट में तकरीबन 50 बंदे इस पे काम कर रहे होते हैं और एक एक इवेंट को हम देख रहे होते हैं, ऑफिसर कितने बजे आया, कितने बजे गया है, कोई विजिट आई है, वो कैसे, उसमें कोई किसी किस्म की नहीं है। और जो बंदा पकड़ा जाता है वो कोई अपनी ड्यूटी सच्ची सफाई भी नहीं दे सकता क्योंकि जो एविडेंस है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें कोई मुकर नहीं सकता। बिल्कुल, आपने सही कहा। सो हमने बात की, सबसे पहले आपने बताया कि इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है और काम सिखाया जाता है, हुनरमंद बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ सेहत सहूलियात पर रोशनी डालिएगा क्योंकि बड़ी बातें पता चलती हैं कि फ़लाँ कैदी एड्स में मुब्तला था, ये बीमारी थी, जान बहक हो गया। सो जो बीमार कैदी हैं उनको किस तरह से सेहत सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं? बीमार का देखें जी, जो जेलों में कैदी आते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 30% ऐसे होते हैं जो बाहर से कोई ना कोई बीमारी कैरी कर रहे होते हैं। इनमें वो लोग हैं जो चोरी, मनशियात और इस तरह के जराइम में मुलव्वस होते हैं। इनको बेशुमार मसले होते हैं। हेपेटाइटिस C का मसला है, B का मसला है, HIV का मसला है। उसमें हम एनुअली एक जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मिलके हम पूरे पंजाब की स्क्रीनिंग करवाते हैं। जो लोग उसमें डिटेक्ट होते हैं उनकी फिर ट्रीटमेंट होती है। और कोई अलहदा रखने का भी? जी, अलहदा है। अभी हमने 20 बेडेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो इस तरह के लोगों के लिए बनाए हैं हर जेल में और हर किस्म की उसमें जो फैसिलिटी है इनको दी है। कंसल्टेंट हम एंगेज किए हैं और कोट लखपत जेल में हमने जो है इवन जो है ना वो डायलिसिस यूनिट भी लगाया है ताकि जो डायलिसिस पे पेशेंट है उनको बाहर के हॉस्पिटल में बार बार जाके, बड़ा तकलीफदेह प्रोसेस होता है डायलिसिस का, तो इनके डायलिसिस जो है वो यहीं पे, बल्कि पूरे पंजाब से जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट करके बाद इनको हम डायलिसिस इनके जेल के अंदर ही जो है ना वो करेंगे ताकि इनको जो है यानी सेहत सहूलियात भी प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा रोज़ाना खाने पीने पर क्या क्या जेल में सहूलत प्रोवाइड की जाती है? वॉशरूम से लेकर टीवी, अखबार, टेलीफोन, इस हवाले से क्या क्या आपके? जी, अखबार का तो अब ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टीवी पे हमने इनको जो है वो 55 इंच की स्क्रीन जो है बड़ी बैरक्स में और छोटी बैरक्स में छोटी स्क्रीन जो दी हैं और उनको केबल के साथ कनेक्ट किया है। पहले सिर्फ ईटीवी के चैनल आते थे, अब हमने उनको टीवी के ये केबल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये मतलब हर किस्म की न्यूज़ और मतलब जो रिक्रिएशनल प्लेज हैं वो भी देख सकते हैं और ताकि इनका अच्छा जो वक्त कोई टाइमिंग्स इसके लिए हैं कि? टाइमिंग ये है कि रात को 10 बजे तक की एक्टिविटी होती है क्योंकि सुबह फिर इन्होंने उठना होता है 5 बजे या सूरज निकलने से पहले, तो फिर सेंट्रली कंट्रोल्ड है सारा सिस्टम, तो 10 बजे हम उसको स्विच ऑफ कर देते। ठीक हो गया। इसके अलावा खाने पीने की सहूलियात, खाने पे कॉम्प्रोमाइज़, मेन्यू कैसे डिसाइड होता है, सफाई सुथराई का या हाइजीन का ख्याल, जो खाने पीने की चीज़ें कैसे रखा जाए? मेन्यू के लिए जी ग्रेजुअली हमने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। मेन्यू के लिए सबसे पहले हम जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनको हम बताते हैं कि हमने मेन्यू डिसाइड करना है कैलोरीज़ के हवाले से और हमें आप सजेस्ट करें। उनके साथ फिर हमारी मीटिंग्स होती हैं, फिर उसमें पूरी वर्किंग हम करके वो हमें फिर सजेस्ट करते हैं कि नाश्ते में क्या देना है, दोपहर को क्या देना है और शाम को क्या देना है। क्योंकि उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो लोग हैं ये एक 4 दीवारी के अंदर हैं,
इनको अगर हम हैवी फैट वाली डाइट दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट दे देंगे या कोई प्रोटीन वाली दे देंगे तो इनको फिर मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो जाएंगी। तो हमने 3000 कैलोरीज पर डे पर पर्सन जो है ना वो वर्क की हुई है, वर्कआउट की हुई है। तो उसमें हम इनको सुबह नाश्ते में दे रहे हैं, ग्रेवी होती है, एक रोटी होती है, साथ हफ्ते में एक दिन हम इनको स्वीट हलवा जो है वो देते हैं नाश्ते में। फिर इस तरह 14 मील हमारे बनते हैं दोपहर के और शाम के हफ्ते में। तो उनमें 6 टाइम चिकन है, 3 टाइम सब्जी है और 4 टाइम जो है वो दालें हैं और 2 टाइम जो है वो वाइट एंड ब्लैक चने जो है वो हम इनको इस तरह मिक्स देते हैं। और हफ्ते में एक दफ़ा फिर इनको राइस हम जो है वो भी साथ सर्व करते हैं। सही सही। और कुकिंग का, हाइजीन का ख्याल किस तरह से इंश्योर रखा जाता है? आप लोग इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं? मैन पावर हमारे पास चूँकि बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें किचन में हमारे, अगर लाहौर की आप जेल देखें तो यहाँ पे तकरीबन 150 बंदा जो है वो कुकिंग के साथ मुंसलिक है 3 शिफ्टों में। अच्छा। उसमें से हर शिफ्ट में 5 बंदे जो होते हैं उनका काम सिर्फ ये है कि वो सफाई करते रहते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे कोई आलू छीले गए हैं, सब्जी बनाई गई है तो जो उसके छिलके हैं उसका डिस्पोजल है वो संभालेंगे। 5 बंदे मुस्तकिल उनका काम है कि वो सफाई, और वो भी कैमरों से मॉनिटर हेड ऑफिस में भी हो रहे हैं, सुपरडेंट जेल के दफ्तर में। ग्रेट। अच्छा जी, सो ये तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो मुलाकात का टाइम है, टेलीफोन पे अपनी फैमिली से बात करने का टाइम है, अगर कोई सामान भिजवाना चाह रहा है, और इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कैटेगरीज जेल की किन बुनियादों पर बनाई गई हैं जो उनके हिसाब से? ये मुलाकातों का टाइम जो है वो तो सुबह 8:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है और फिर ये कोई 2-3 बजे तक सिलसिला चलता है। उसमें हर कैटेगरी के लिए दिन मुकर्रर है। जो कॉमन प्रिजनर हैं उनके अलहदा दिन है, जो मनशियात वाले हैं उनके अलहदा दिन है, जो हीनियस क्राइम्स में है, सेक्टेरियन केसेस में उनके अलहदा दिन। और इनकी बैरक्स भी अलहदा है? इनकी बैरक्स भी अंदर अलहदा होती है, उनको इसी हिसाब से कन्फाइन किया जाता है ताकि एक दूसरे में ये मिक्स ना हो और एक दूसरे पर असरअंदाज जो है वो ना हो। इस तरीके से ये सारा सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है जी? हाँ जी, सोलर सिस्टम हमने ट्राई किया है 3 जेलों पे, बड़ा कामयाब रहा हमारा। उसमें हमारी ऑलमोस्ट 60% तक जो सेविंग हो रही है। तो अभी नेक्स्ट ईयर में हमने 22 जेल जो हैं वो प्रपोज किए और हमारा टोटल 3 अरब के करीब जो है वो बिजली के एक्सपेंसेस हैं सालाना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 22 जेलें ऐड करके हमारा कोई तकरीबन 1.5 अरब रुपया मज़ीद कम होगा और नेक्स्ट ईयर में हम ये सारी जेलों में करके तो हम 0 पे आ जाएंगे। सही। इश्यूज़ क्या क्या फेस करने पड़ते हैं? बजट की कमी या जो आप रिहैबिलिटेशन के लिए करना चाहते हैं बेहतरी, उसमें आपको क्या कोई इश्यूज़ भी सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से आपके काम रुकें? ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिनेरियो है पाकिस्तान का, उसमें रिसोर्सेज की कमी तो है, ये तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मैं आपको बड़ा वाज़े बता दूं कि चूँकि जो प्रिजन है ये एक ऐसे लोगों का कंसर्न है जो वल्नरेबल है। सोसाइटी के वो लोग हैं जो सोसाइटी के साथ नहीं चल सके और हमने उनको साथ चलाने की कोशिश करनी है। तो इस वक्त जो है ये चीज़ टॉप प्रायोरिटी में है। अभी मैं अगर कहूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी किस्म की बजट में कोई रिस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है। हर किस्म के रिसोर्सेज जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं और प्रायोरिटी पे किए जा रहे हैं और उसी हिसाब से हम आगे चीज़ों को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने के लिए बेशुमार जेलों पे हम जो है बैरक्स नई बना रहे हैं जो कि 30 जून तक मुकम्मल होंगी। ठीक है। कुछ जो है वो अगले साल में मुकम्मल होंगे ताकि ओवर क्राउडिंग को कम किया जा सके। इसी तरह फैमिली रूम्स हैं, जो लोग लंबी कैद वाले हैं उनकी फैमिलीज़ उनको नहीं मिल सकती, उनके लिए फैमिली रूम्स हमने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं और ये इसी जून के महीने में हम इनको फैसलाबाद में और मुल्तान में फंक्शनल करने जा रहे हैं। सही। और ये बड़े अरसे से एक लंबा लटका हुआ प्रोजेक्ट था, इसको आके हमने 2-3 महीने में बिल्कुल इसको स्ट्रीमलाइन किया है। अब हमारा नादरा के साथ सिर्फ एक इशू रह गया जो बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन का है ताकि जो फैमिली मिलने आए वो पता हो कि इसकी अपनी फैमिली है। सही। सो 3 महीने हो गए आपको चार्ज संभाले हुए, क्या समझते हैं क्या क्या बेहतरी लेकर आए और पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं जो आप कह रहे, जो आप चाहते हैं कि मैं भाई ये चीज़ें जो हैं वो उनको मैंने स्ट्रेट लेकर? जी 3 महीने मुझे हो गए अभी आए हुए, तो इसमें हमने जो फौरी तौर पे आके जो चीज़ें की हैं, जो मैं पहले भी मेरा एक टर्नओवर रहा है तो अभी दूसरे टर्नओवर में अभी मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो पहले चीज़ें रास्ते में रह गई थी या मुकम्मल नहीं हो सकी थी, उनमें सबसे अहम चीज़ है कि आजकल कम्युनिकेशन का दौर है। लोग मोबाइल के बगैर या इस तरह की कम्युनिकेशन के बगैर बड़ा डिप्राइव्ड फील करते हैं। तो पहले पिछले टर्नओवर में मैंने पूरे पंजाब की जेलों में PCU लगवाए थे
और वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड थे, सिक्योरिटी फीचर डाले थे उसमें। अभी हम उन ऑडियो कॉल पीसीओ को वीडियो पे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो रहा है। तो अब हम वो फैसिलिटी देंगे और उसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी लाइब्रेरी में दे रहे हैं। 10 जो सेट हैं वो हम रख रहे हैं ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गूगलिंग कर सकें और मुख्तलिफ साइट्स पे जो इंफॉर्मेटिव साइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम साइट्स के, वो कहाँ तक उनकी एक्सेस होगी। तकरीबन 22 साइट्स हमने सेलेक्ट की हैं, तो वहाँ पे वो अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रिक्रिएशन के लिए वो अपना वक्त जो है वो गुजार सकते हैं। अब यानी किताबों के साथ साथ हम ये इंटरनेट की एक्सेस, ये अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। रिसेंटली जो झूठा प्रोपेगेंडा हुआ उस हवाले से मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही है कि किसी भी बात को देखें, कुरान पाक में भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर कही गई है कि जब तक आप किसी चीज़ की तस्दीक ना करें उस वक़्त तक उस पर बिलीव ना करें। और दूसरी बात है कि देखें कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि ना कोई मुद्दई है ना कोई विक्टिम है। तो ऐसे ही किसी एक बंदे ने कोई ऐसी बात कर दी तो वो एक सोशल मीडिया और ट्विटर और उसको आगे वो जिस तरह फॉलोअर होते हैं और उसको आगे एक करके एक ऐसी गेम बना दी गई कि जिसका कोई वजूद ही नहीं सिरे से। तो इन चीज़ों पर यकीन करने से पहले आप तस्दीक शुरू करें। इसमें ना सिर्फ ये है कि प्रिजन के जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी बददिली होती है, जो दिन रात अपना एक किए हुए हैं अपने प्रोफेशन के लिए, वो भी डिस्करेज होते हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग जेल के अंदर होते हैं उनके लिए भी एक हरासमेंट का माहौल बनता है, बिना वजह ही उन पर जो है वो ऐसे। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरा ओवरऑल आप अपने मुल्क का इमेज क्या भेज रहे हैं, आप अपने इदारों का इमेज क्या भेज रहे हैं, सारे सब चीज़ें आप जो है वो खुद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन चीज़ों का हमें जो है ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा कुछ बेहतरी के लिए अगर आप शेयर करना चाहें लोगों से तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेहतरी के लिए मैं यही कहूँगा जी कि मतलब आप कोई मसला हो जाता है सोसाइटी में, हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, कई दफ़ा हमारी गलती होती है, कई दफ़ा नहीं होती, और प्रोवोकेशन में आके हम कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं तो यही मैसेज हर जगह पे देता हूँ कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, वक्ती तौर पर अपने जो असाब हैं, अपने जज्बात हैं, अपने इमोशंस हैं, उनको काबू में रखें। तो आप उस फेज़ में से, ये 2, 4, 5 मिनट की फेज़ होती है, उससे निकल सकते हैं। अगर आप उसमें हालात की रो में बह गए और आपने कोई लाइन क्रॉस कर ली या कोई किसी किस्म की ऐसी आपसे हरकत सरजद होगी तो उसकी फिर बड़े लंबे कॉन्सिक्वेंसेस और बड़ी लंबी कीमत है, जो फैमिली भी पे करती है, मुआशरा भी करता है और वो बंदा खुद भी करता है। जेलें भरी पड़ी हैं, मैं जाता रहता हूँ जेलों पे, लोगों से मेरी बातचीत भी होती रहती है। वो कहते हैं जी अगर हम 1-2 मिनट सब्र कर जाते तो शायद आज हम यहाँ पे ना हो। यानी गुस्से पे काबू पाना सीखिए, अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सीखिए, और आपकी इतनी सी गलती कितना आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। ये चीज़ें जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं, सोचें और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ इस टाइम जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ के मैं बहुत हैरान भी हुई हूँ और सरप्राइज़ के साथ साथ फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि आपके दरमियान माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जो कि आपकी आने वाली ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके एक मकाम पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर वक्कास सुल्तानी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस ITU हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, इन्होंने रिसेंटली जो है वो बहुत ज़बरदस्त गूगल स्कॉलर रिसर्च अवार्ड 2023 अपने नाम किया है और ये अवार्ड हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। इनको जो अवार्ड मिला है वो जी बहुत ज़बरदस्त अवार्ड है, उस पर हम रोशनी भी डालेंगे, इनके काम पर भी रोशनी डालेंगे। बेसिकली इन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया, ये आइडिया कैसे आया, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना स्पेशल अवार्ड हासिल किया, इसके लिए मेहनत क्या की और इसके बैकग्राउंड पर मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें शामिल थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इन्विटेशन का।
जो गूगल है वो लास्ट फ्यू ईयर से एक अवार्ड अनाउंस करती है अक्रॉस द ग्लोबली, और इसमें यू हैव टू हैव अ PhD डिग्री फर्स्ट, एंड यू हैव टू हैव वेरी सॉलिड रिसर्च बैकग्राउंड, एंड यू हैव टू वर्क ऑन द आइडियाज़ विच कैन रियली इम्पेक्ट पीपल लाइफ। तो ये तो बड़ा ज़रूरी, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर वो दुनिया में बिल्कुल गिने चुने लोगों को सिलेक्ट करती है फॉर द रिसर्च अवार्ड, और फिर देन दे प्रोवाइड द फंडिंग एंड आल्सो दे प्रोवाइड द पीपल, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उन्होंने पाकिस्तान में से हमें तो मुझे सेलेक्ट किया फॉर दिस पर्पस, और ये हमारा AI फॉर मेडिकल इमेजिंग है उसके ऊपर। ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल की फील्ड में जी ये आइडिया कैसे आया जी, और इसका आने वाले दिनों में फ़ायदा क्या होगा ये भी बताइएगा। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा पीछे से चलूँगा। इसमें बेसिकली हमारी टीम है जिसमें मैं हूँ, मेरे कोलीग हैं डॉक्टर मोहसिन, लॉट ऑफ PhD स्टूडेंट्स, मास्टर स्टूडेंट्स, वी हैव होल टीम इंटेलिजेंट मशीन लैब इन ITU। और हमारा बेसिकली पर्पस है इन ITU टू वर्क ऑन द लोकली रेलिवेंट प्रॉब्लम्स। सो वी रियली वांट टू वर्क हार्ड, और काम हम वो करना चाहते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल का हो, लेकिन विच कैन इम्पैक्ट लोकली पीपल। तो हमने 2019 में काम किया, जिसमें हमने ये किया, हमने एनालाइज़ किया आफ्टर विजिटिंग लॉट्स ऑफ हॉस्पिटल्स और ये जो रिसर्च लैब्स हैं जो हमारे पास, हमने एनालाइज़ किया कि पाकिस्तान के हमारे मुताबिक 2 इश्यूज़ हैं जो लोगों को आते हैं। नंबर 1, जो मेडिकल इक्विपमेंट है बहुत एक्सपेंसिव है जो लेबॉर्ट्रीज़ में अवेलेबल है। नंबर 2, पाकिस्तान में तकरीबन हर 1500 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो इस वजह से हमने ये भी देखा कि उस मशीन्स को एनालाइज़ करने के लिए डॉक्टर बड़े कम हैं। तो हमने ये कहा कि हमने आइडिया यहाँ से जनरेट हुआ कि हम ऐसी जो AI है वो मेडिकल डिवाइसेस के लिए बनाएं, ताकि जो सस्ती डिवाइसेस हैं उनको इनेबल किया जाए तो वो भी उस तरह ही परफॉर्म कर सकें जिस तरह महंगी डिवाइसेस हैं। दूसरा, डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए कि जो डॉक्टर देखता है उसको रेप्लिकेट किया जाए थ्रू AI टू प्रोड्यूस द सिमिलर रिजल्ट्स। तो हमने 2019 में काम स्टार्ट किया मलेरिया पे, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द फर्स्ट वन टू गेट द फेसबुक रिसर्च अवार्ड। फेसबुक ने इससे पहले अनाउंस किया था, वो भी इससे ज़्यादा कम्पिटिटिव था कि इसमें उसमें ये था कि उन्होंने पूरी दुनिया में से सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट किया था जो कि काम कर रहे थे इंतहाई चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे विच कैन इम्पैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम किया कि अगर आपके पास एक 10 लाख की माइक्रोस्कोप है और एक 50,000 की माइक्रोस्कोप है, ह्यूज डिफरेंस इन प्राइस, लेकिन हम उस पर सिंपल मोबाइल लगा कर अपना जो आप लेडी यूज़ करते हैं, और उसमें हम AI के थ्रू उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ट्राई टू मिनिमाइज द डिफरेंस। तो डॉक्टर को जो नज़र आ रहा है एक 10 लाख की माइक्रोस्कोप पे और जो नज़र आ रहा है एक 50,000 की माइक्रोस्कोप पे, वो काफ़ी सिमिलर था। एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेटेड विद सेवरल लोकल हॉस्पिटल्स एंड लैब्स, एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट वर्क। इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में इसी तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते रहे तो हमारे जितनी सेहत में रिसर्च हो रही है, जितनी हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं, अब हमें इन चीज़ों को पब्लिकली डिस्कस भी करना है, लोगों को इंगेज भी करना है, लोगों को इसके लिए तैयार भी करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए हम जो ये रिसर्च फंडिंग होती है उसमें हम करते हैं कि जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले हम उनको ट्रेन करते हैं टू वर्क ऑन दीज चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंतहाई उन प्रॉब्लम पे काम वगैरह कराए जाते हैं। जी, एक तो कोर्सेज तो डेफिनेटली हैं ही हैं, वो तो हम यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं, तो वी हैव टू टीच द कोर्सेज। और कोर्सेज स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज होते हैं जो हम खुद मैं दुनिया की 6ठी बेहतर कंप्यूटर विजन रिसर्च ग्रुप से मेरी PhD है। तो जो कोर्सेज़ मैं वहाँ पढ़े थे वही तकरीबन ऑलमोस्ट वही कोर्सेज़ यहाँ के लोग भी पढ़े। मैं अक्सर अपनी क्लास में भी लोगों को कहता हूँ कि आप अगर US में नहीं बैठे तो इज़ नो डिफरेंस, आपको जो टीचर अवेलेबल है या जो कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँ, जो असाइनमेंट आप कर रहे हैं, अगर आप इस कोर्स में A लेते हैं तो इसी तरह के अमेरिका की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप A ले रहे हैं, तो इज़ नो डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह। और तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो हम इंडस्ट्री के साथ काफ़ी कोलैबोरेट करें, जिस तरह मैंने बताया कि हॉस्पिटल्स के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट में, तो हॉस्पिटल्स के तो हम स्टूडेंट्स को वहाँ भेजते हैं, दे गेट इंटरेक्टेड। आल्सो वी हैव इन्वॉल्व डिफरेंट डॉक्टर्स। तो हमारी जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उसमें डॉक्टर्स भी ऑथर्स हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छे खुश होते हैं कि यार अच्छा ये काम हम इस तरह कर रहे थे, आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तो डिफरेंट एंगल्स हैं, और इंटरेस्टिंगली और जो बहुत अच्छा फील होता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल डॉक्टर्स भी और बाकी भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग हैं। दे रियली फैसिलिटेट रिसर्च, दे वैल्यू द वर्क जो आप काम करें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इधर हमें बुलाया, इसमें डेफिनेटली आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये वैल्यू कर रहे हैं, तो आप बुला रहे हैं। बिल्कुल। टैलेंट कैसा देखते हैं हमारे नौजवानों में? मेरे ख्याल में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं जस्ट इस प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर साइंस में लोग काम कर रहे हैं
उसमें जो एक कमी मैं देखता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों में ना हो, जो कंप्यूटर साइंस है, एआई में काम करें, आजकल इसकी जॉब्स काफ़ी हैं। तो लोग करते ये हैं कि स्टूडेंट्स वगैरह बहुत जल्दी उनको ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग के थ्रू जॉब्स मिल जाती हैं, और जब उनको थोड़े से पैसे मिलने लगते हैं तो वो स्किल छोड़ के पैसों के पीछे ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट होगी उनसे कि ये आईटी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट कि आपने वेबसाइट बना ली या आपने ऐप बना ली। इट्स अ वेरी ह्यूज फील्ड, डिटेल्ड मैथ करते जाएं आगे रास्ते, डिटेल्ड मैथ और ये फुल प्रोबेबिलिटी थ्योरी और सब कुछ, मतलब मुकम्मल इसमें साइंस है ये। तो आप ठीक है, आप यू वांट टू अर्न मनी, दैट इज़ गुड, लेकिन अपना पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं वो फोकस करें पढ़ाई पे पहले, और साथ साथ में पढ़ाई को ना छोड़ें जितने, ताकि मुकम्मल आपको ओवरलैप आ जाए। और दूसरा ये कि क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे ना करें, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आजकल लैग चल रहा है कि लोग दे ट्राई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आप एक काम कर लें, अच्छे तरीके से कर लें, फोकस होकर कर लें। आप खुद अपनी स्टोरी ज़रा शेयर कीजिएगा, क्या आप प्लानिंग करके आए थे, डिसाइडेड था कि आपने इस फील्ड में जाना है और यहाँ तक पहुँचना है? जी, मेरा जो पहले फोकस था वो ये था कि मैं ऐसी प्रॉब्लम्स में काम करूं। बेसिकली मैं स्टार्ट तो हुआ था वहाँ से कि इसकी जो एआई की एप्लीकेशन डिफेंस में बहुत हैं, जो जितने भी आपके पास क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, सीसीटीवी कैमरास लगे तो उसके थ्रू आप एसोसिएट करते हैं। तो मेरी जो सारी पीएचडी थी वो इस पे थी कि आप गिवन द कैमरा यू कैन एनालाइज द फेसेस एंड कैन डिटेक्ट कि जिस बंदे ने कभी क्राइम किया कि नहीं किया या क्या किया है। तो उधर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान पीएचडी करके आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो एक फील्ड है, लेकिन उसमें बहुत से इदारे इन्वॉल्व हैं और यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दिस स्टफ व्हिच इज़ नॉट दैट इजी। वी ट्राई टू बिल्ड द रिलेशनशिप, बट उसमें बहुत से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर हम वी ट्राई टू फाइंड द एरिया जहाँ पे इंस्टेंटली हम काम कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू गो थ्रू द लॉट ऑफ मतलब प्रोसेसेस, और इट कैन बी रियली इम्पैक्टफुल। और पाकिस्तान में रहने की एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यू हैव एक्सेस टू ऑल दिस मेडिकल डेटास। आपकी लाहौर में फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा रहता है तो उसको बहुत से हॉस्पिटल्स इधर अवेलेबल हैं, लैब्स अवेलेबल हैं, और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, दे रियली वैल्यू एआई एंड द रिसर्च एंड ऑल दिस स्टफ। सो लाहौर में रहने की ये एक और भी बेनिफिट्स के साथ ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं तो वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह से लास्ट फ्यू ईयर्स से हमने इस तरफ काम स्टार्ट किया। तो फिर हमने फोकस कर लिया, फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक ने फंडिंग दी, उस पर हम काम किया। फिर अभी गूगल ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी फंडिंग दी है, तो जो कि हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए, टू पे फॉर द अदर। आई मस्ट अप्रिशिएट, आपने कहा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से इसी तरह से अगर आप कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, एफर्ट करते रहे तो आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे सामने आएंगे और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल जो है बहुत जल्द तय करेगा। मैसेज क्या होगा नौजवानों के लिए? बस यही होगा कि नंबर वन के एक तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जो आजकल अगर कोई फील्ड चूज़ करें, कोई रिसर्च करें, काम करें, तो कोशिश करें कि जब वो एरिया चूज़ करें तो वो चूज़ करें जिसमें उनको वो पैशन फील करें और जो कि लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सके। क्योंकि एआई है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। क्योंकि हर चीज़ की तरह अगर एआई फेक इमेज जनरेट कर सकती है तो एआई फेस इमेज डिटेक्ट भी कर सकती है। वो फेक ऑडियो जनरेट कर सकती है तो डिटेक्ट भी कर सकती है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप जनरेट करने में फोकस करें, दैट इज़ आल्सो फाइन, बट यू शुड हैव अ पॉजिटिव इंटेंशन। और तो हम जिस तरह काम करते हैं, हम फेक इमेजेस डिटेक्शन पे भी हमारा काम है। रास्ते पे पहले जाना शुरू जी, तो बेहतर है कि आप जो उसकी पॉजिटिव एप्लीकेशंस देखें और उसमें ज़्यादा फोकस करें, इंस्टेड ऑफ के जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद आपकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा हो या आपको एप्रिशिएशन फ़ौरन तो ज़्यादा मिले, लेकिन लॉन्ग रन में उसको ना मुल्क को, ना लोगों को, ना किसी को फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा। सो आपको ये तमाम चीज़ें देख के चलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। मौसम आज का कैसा रहेगा, बारिश के इम्कानात कितने % हैं, हम जानेंगे मायदा से। मायदा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद हैं वो टीवी। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम आज शहरियों पे खूब जो है वो मेहरबान हुआ है। गुज़श्ता रात की अगर मैं बात करूँ तो गुज़श्ता रात जिस तरह से बारिश देखने में नज़र आई,
ठंडी हवाएं भी चली तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाहर देखने में नज़र आई। मैं खुद जो है वो अच्छा मौसम देखकर जब बाहर गई हूँ तो वहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की देखी है। वहाँ पर लोग अच्छे हादसे वहाँ पर मौजूद थे अपनी फैमिली के हमरा, कोई वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था, तो कोई चाय पी रहा था, कोई मज़े मज़े के खाने जो है वो इंजॉय करके मौसम को रात खूब इंजॉय कर रहा था। जिस तरह रात भी बारिश होती रही, आज भी जो है वो शहर में मौसम इंतहाई खुशगवार है। कभी कभी सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखा रहा है शहरियों को, लेकिन साथ जिसी तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं उस तरह की गर्मी की तपिश बिल्कुल महसूस नहीं की जा रही है। सुरमई बादल और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और ये मौसम ओवरऑल आना आज इसी तरह से रहेगा। कभी बादल देखने में नजर आएंगे और कभी सूरज जो है वो हल्की हल्की अपनी किरणें शहरियों को दिखाएगा। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश के अमकान बताए गए हैं जो कि 50 से 80% बताए गए हैं। जिस तरह से बारिशें होंगी शहर में मौसम और जो है वो इंतहाई खुशगवार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी ओवरऑल जो रोड्स पे यहाँ बाहर देखने में नज़र आ रही है मौसम की सिचुएशन वो कुछ इस तरह से है कि ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ जिस तरह शहरी इस मौसम को एंजॉय करते हुए कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो वो खूब इन ठंडी हवाओं को और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे बारिशें हो जाएंगी आज जिस तरह से किसी भी टाइम में हो सकती है, तो वो बारिश को भी मज़ीद शहरी इंजॉय करेंगे। आपको पता है कि बारिश हो और शहरी यहाँ के लाहौर के खास तौर पर जो है वो इस मौसम को एंजॉय ना करे, ऐसा होता नहीं है। हमारे शहरी तो दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह किसी तरह से मौसम अच्छा हो जाए और हम उस मौसम को एंजॉय करें। तो शहरियों के लिए आज मौसम भी मेहरबान है, तो शहरी हमारे खूब जाकर मौसम एंजॉय करेंगे। आप भी जो है वो स्टूडियो के बाद लाजमी इस ठंडी हवाओं को और मज़े मज़े की चाय के कप के साथ या कॉफ़ी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया माहिदा ने हमें मौसम के बारे में बताया जी। वेलकम बैक वंस अगेन। फरीहा की तरफ चलेंगे, ओपन मार्केट से हमें सब्जियों के रेट बता रही हैं। ओवर टू यू। इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बायस जो है आम आदमी खासा परेशान दिखाई दे रहा है। ओपन मार्केट में भी जो है वो सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्जी मसालों के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 65 रुपये फी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 25 रुपये मुकर्रर की गई है सरकार की जानिब से, लेकिन ओपन मार्केट में 35 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 330, ओपन मार्केट में 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 740 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 800 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो उनकी कीमतें में जो है काफ़ी ज़्यादा सरकार की जानिब से पहले ही कीमतें इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी के लिए जो है वो सब्जियाँ ख़रीदना मुश्किल हुआ हुआ है। ऐसे में ओपन मार्केट में जो है महंगे दामों जब उनको आवाम को सब्जियाँ मिलती हैं तो वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेथी की सरकारी कीमत 188 रुपये है, ओपन मार्केट में 250 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 60, लेकिन ओपन मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 80 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। फलियों की जो सरकारी कीमत है वो 120 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। करेले की सरकारी कीमत 70 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 90 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अरवी की सरकारी कीमत 200 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 250 से 270 में फ़रोख्त किया जा रहा है। शलजम की सरकारी कीमत 140 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 170 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 90 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 140 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आम आदमी खासा परेशान है। उनका कहना है कि सब्जियां हमारे लिए पहले ख़रीदना मुश्किल है और ऐसे में दुकानदार जो है वो मनमानी कीमत। शुक्रिया फरीहा, आपने हमें अपडेट किया। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।